पिछले 150 सालों में सैकड़ों प्राकृतिक आपदा और साथ ही मानसूनी बरसाती त्रासदियां। ये कड़वा सच है देश के खूबसूरत राज्य उत्तराखंड का। राज्यसभा टीवी की जनसंसद की टीम इस वक्त मौजूद है उत्तरकाशी में, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ के लोग एक डर के साए में जीने को मजबूर है। इनका डर वाजिब भी है, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है, उत्तराखंड उत्तरकाशी के बारे में कहा जाता है कि शायद ही कोई ऐसा साल यहाँ पर गुजरा हो जहाँ पर मानसूनी आपदा में जानमाल का नुकसान ना हुआ हो। अगस्त 2012 की बाढ़ ने इन लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्यों उत्तराखंड, खासकर उत्तरकाशी के लोगों को प्रकृति के प्रकोप का ऐसा सामना करना पड़ रहा है? क्या प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक तरीके से जो दोहन हो रहा है, ये इसके पीछे की बड़ी वजह है? जिस तरह से लगातार प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, उसने हम लोगों को एक बार फिर से इंसानी जरूरत, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन किस तरह से बिठाया जाए, इस पर आत्ममंथन और सोचने को जरूर मजबूर कर दिया है। तो फिर कैसे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बिठाया जाए, क्योंकि विकास हर कोई चाहता है और साथ ही पर्यावरण को भी उसको संरक्षित करना जरूरी है। यही है हमारा चर्चा का विषय। इस चर्चा में भाग लेने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, हमारे साथ श्याम सुंदर वैश्य हैं, जो कि वन विभाग के एसडीओ हैं, सब डिविजनल ऑफिसर हैं। आपका स्वागत है श्याम जी। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सूरज सिंह रावत। सूरज सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार। सूरज जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ प्रशासन किस तरह की भूमिका निभा रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए, उनसे जवाबदेही जो है उनकी भी बनती है, उस पर चर्चा करने के हमारे साथ आर राजेश कुमार हैं, जो कि डीएम हैं उत्तरकाशी के। राजेश जी, आपका जनसंसद में स्वागत है। इसके अलावा एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ, पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरणविद हैं हमारे साथ, जो कि एक्सपर्ट माने जाते हैं, रणबीर सिंह राणा। पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करें, क्योंकि जनसंसद के माध्यम से जनता ही सवाल उठाती है और वही समाधान। मुद्दा हम आपको बता चुके हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्नकाल के साथ। तो शुरुआत प्रश्नकाल के साथ, समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहला सवाल प्रश्नकाल में जनसंसद के माध्यम से आप कोई सवाल उठाना चाहेगा? आप पूछना चाहेंगे जी? पर्यावरण और विकास, क्या ये पूरक हैं अथवा विरोधाभासी? मतलब आपका सवाल यह है कि दोनों को एक साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण भी हो और विकास भी हो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या फिर विरोधाभासी? बड़ा सवाल प्रश्नकाल में, पहला सवाल। और कोई सवाल, दूसरा सवाल आप पूछना चाहेंगे जी? मेरा सवाल वन विभाग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पर्यावरण और वन विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। वन विभाग ने कहाँ कहाँ बायोटिक घेरबाड़ लगाई है, जंगल बहुत बुरी तरह से कट रहे हैं। हाल में देवदार के स्लीपर पकड़े गए हैं। और फायर लाइन कहाँ कहाँ पर है ताकि आग ना फैल सके, क्या लंबाई चौड़ाई है और कहाँ कहाँ पर फायर लाइन है, ये मेरा सवाल। जंगलों में आग से जुड़ा सवाल है, क्योंकि उससे भी पर्यावरण प्रभावित होता है। और कोई सवाल जनसंसद में आप पूछना चाहेंगे जी? जी, पर्यावरण को बचाना है तो पहाड़ी क्षेत्रों में एलपीजी में सब्सिडी उपलब्ध करा देनी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे देनी चाहिए, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। क्योंकि अगर पर्यावरण को बचाना है, सब्सिडी नहीं मिलेगी तो लोग जंगलों को काटेंगे, दोहन होगा, और दोहन होने से इरोजन होगा, पहाड़ें खिसकेंगी, कटाव होगा। क्योंकि पेड़ पौधे ही जो है पहाड़ को, ज़मीन को स्थिर रख सकते हैं और पानी भी उपलब्ध होता है। इसलिए जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ भी हो, चाहे कश्मीर हो, अरुणाचल हो, कोई भी पहाड़ी क्षेत्र हो, उसमें एलपीजी पे जो है अधिक से सब्सिडी दे देनी चाहिए, अनुदान। चलिए, और कोई सवाल जनसंसद में आप पूछना चाहेंगे जी? एक मिनट। मेरा सवाल है, आपदा के बाद जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो दीर्घकालिक होने चाहिए, जिससे कि बार बार आ रही आपदा से हम बच सकें। कि हर बार हम हर तीसरे चौथे साल हम आपदा झेल रहे हैं, तो जितना हम उसको सही ढंग से बनाएंगे, नदियों के तट हमारे सही रहेंगे, पुल हमारे सही रहेंगे, उसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, बाहरी कोई अच्छी निर्माण कंपनी आगे करे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। चलिए, और कोई सवाल, यानी जो योजनाएं बने वो दीर्घकालिक हों, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बने? कोई और सवाल आप पूछना चाहेंगे जी?
पहाड़ों की विकास की बात की जाती है, हर बार लाइफलाइन मानी जाती है सड़कें यहाँ की, लेकिन सड़कों को बनाने में जिस तरह से अनकंट्रोल ब्लास्ट किया जाता है और उसके बाद जो वो मक वहाँ से निकलता है उसको रखने की कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं होता, सीधे सीधे गंगा जी में चला जाता है वो। दूसरी बात, जो वहाँ पर जो पुश्ते ढह जाते हैं उसको लेकर वहीं पर जो चट्टान, कच्ची जो चट्टानें वहाँ से निकलती हैं उसी का दोबारा पुश्ता बना दिया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि पर्यावरण जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के धन की बात हम करते हैं, उसकी बात करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसके लिए उस मक को काफ़ी दूर जाकर ले जाना चाहिए जहाँ ग्रीनरी डेवलप कर सकें और इसमें धन की भी बात नहीं आनी चाहिए, बजट की बात नहीं आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मसला है, पर्यावरण के नाम पर पूरे देश, पूरा विश्व एक छतरे के नीचे है, तो कहीं ना कहीं जो ये अनकंट्रोल ब्लास्ट हो रहा है और जो मक है उसको हम इस जगह करें जहाँ पर गड्ढे हैं, वहाँ पर ग्रीनरी डेवलप करें ताकि जो वहाँ पर नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई हो सके। चलिए, सड़कों का निर्माण ज़रूरी है, लेकिन अनकंट्रोल ब्लास्ट अगर किए जाते हैं तो उससे जो आसपास की आबादी है वो प्रभावित होती है। और कोई सवाल जनसंसद में आप पूछना चाहेंगे? क्यों पहाड़ों में बार बार ये बादल फटते हैं और इस तरह की तराई आती है? क्यों नहीं वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा यंत्र लगाया जाए जिससे 24 घंटे पहले जन समुदाय को बचाया जा सके, जिस प्रकार से इस तरह की तबाही ना मचे? क्योंकि उत्तरकाशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बार बार तबाही मच रही है। आखिर ये क्यों है, यही पूछना चाहूँगा। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नहीं संसाधन लगाए गए? 3 अगस्त को जो इस प्रकार की तबाही मची हुई है, क्यों नहीं हमको इस तरह का सूचना कर दिया गया है कि आप लोग इस तरह खतरा से बचें? बार बार यहाँ पे भूकंप आते हैं, भूकंप के यंत्र लगाए जाते हैं, पर उसका सूचनाएं आम जनता को नहीं मिल पाती है। मौसम संबंधी अगर कोई चेतावनी प्रणाली हो जिसे पहले ही सूचना अगर दे दी जाए तो जानमाल का नुकसान थोड़ा सा कम हो, ये एक बड़ा सवाल है जनसंसद के माध्यम से हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी इस तरह की आपदा आती है तो व्यापारिक नज़रिए से, व्यावसायिक नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसका सवाल अभी यहाँ पर उठा भी था जनसंसद के माध्यम से। रोजगार से जुड़ा भी सवाल है। और कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी सर, मैं हाइड्रो के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आज के डेट में जल विद्युत परियोजनाएं, खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तरकाशी की हम बात करते हैं, तो उत्तरकाशी में आज के डेट में सबसे बड़ी जो परियोजना हमारे यहाँ संचालित की गई थी, लोहरी नागपाला परियोजना। अगर ये पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, अगर ये गलत है तो पहले शुरू क्यों हुई? अगर शुरू हुई है, इसमें इन्वेस्टमेंट 50 नहीं 90% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हो चुका है। उसके बाद ये परियोजना बंद हो चुकी है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा सीधा बेनिफिट है। और यहाँ के जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं और साथ में युवा जितने भी हैं, ग्रामीण जितने भी हैं, उनको सरासर रोजगार मिल रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर में ये परियोजना बंद क्यों हुई? यानी कि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी एक सवाल यहाँ पर भी एक ने उठाया था कि दीर्घकालिक योजना अगर बननी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बननी चाहिए। अगर एक बार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन अगर बना दिया गया तो वो बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। अगर विकास के नाम पर ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर इनको उसका जो है बेनिफिट भी मिलना चाहिए। लेकिन बड़े महत्वपूर्ण सवाल आज यहाँ पर उठे हैं जनसंसद में कि विकास और पर्यावरण संरक्षण की भी संतुलन किस तरह से बिठाया जाए, जंगलों को किस तरह से बचाया जाए, और साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से जुड़ा भी सवाल उठा है, जंगलों को किस तरह से बचाया जाए। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर जब भी आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन किस तरह का होता है, क्योंकि डिजास्टर जब आता है तो उसका डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर किस तरह की यहाँ पर पॉलिसी है। इस पर चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद।